सीटेट 2026 मैथ्स के पेपर 2 की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की जिसमें हम लोग गणित पेपर 2 को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, यानी कि प्लेइंग विद नंबर्स। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को निर्धारित करी गई है। ऐसे में गणित को हम लोग आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आए हैं ताकि मैथ्स पेपर 2 में आपको किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और 2 आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। 30 बाई 30 नंबर स्कोर करने से हमारा टारगेट केवल और केवल मैथ्स में 30 नंबर स्कोर करना है, फुल मार्क्स स्कोर करना है। क्वेश्चन चाहे जहां से मर्जी पूछ ले, सवाल हमको पता हो। और इसीलिए हम लोग मैथ्स को आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आए हैं, क्योंकि आपकी लगभग आपका 20-25 दिन अभी टाइम है सीटेट की परीक्षा होने में। तो ऐसे में ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास को, जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही आपका इस टॉपिक से आपका पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में कॉन्सेप्ट, प्लस में आगामी परीक्षा, ये जो आपका आगामी परीक्षा है 6 सितंबर को, इन सभी का रिवीजन एक साथ हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस क्लास की। प्रश्न संख्या 1 हमसे कह रहा है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कंप्लीटली विभाज्य है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या सदैव किस अन्य संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए, ये विभाज्यता का नियम है कि अगर कहता है कि अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या हमेशा ही किससे डिवाइड होगी। आप कहोगे 3 को 4 से गुणा कर दो, 12 से वो कंप्लीटली फॉरएवर डिवाइड होगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3 और 4 दोनों से नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो मान लेते हैं कि हम लोग 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो 24 जो है आपका क्या होगा, 24 आपका किससे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे जो 24 है वो हमेशा ही 12 से भी डिवाइड होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 36 ले लेते हैं, ये भी आपका क्या होगा, 12 से डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वैसे ही आपका विभाज्यता का नियम है, कहता है कि अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, तो वो डेफिनेटली आपका 12 से भी जरूर डिवाइड होगा। सवाल नंबर 2 देखेंगे। कहा गया है कि 2 1 y 5 ये 9 का एक गुणज है, 9 का मल्टीपल है, जहाँ पे y एक अंक है, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये नंबर 9 का गुणज होगा, ठीक है, अगर ये नंबर 9 का गुणज होगा तो ये क्या होगा, 9 से कटेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कटने के लिए 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जितने भी नंबर हैं सभी के अंकों को जोड़ दो। वो अंक जो है जोड़ने पे वो जो नंबर आएगा वो आपका 9 से कटना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। ये आपका नंबर है 2 1 y और 5। इसमें 5 6 और 7 8 8 संख्या पहले से ही है, यानी कि y यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे अगर y की जगह 1 होता तो अब तक 9 हो गया होता और ये कट चुका होता। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से हमें पता चला कि y का अंक क्या है, y का मान क्या होने वाला है। आप कहोगे 2 होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, और यही इस सवाल का सही उत्तर भी होने वाला है। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये सब विभाज्यता के नियम पे सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहा गया है कि यदि किसी 2 अंकों की संख्या, यदि किसी 2 डिजिट नंबर्स को हम लोग व्यापक रूप में लिखते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें इकाई का अंक जो है वो आपका b है और दहाई का अंक आपका a है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 56, तो 56 में 6 आपका इकाई का अंक है और 5 आपका दहाई का अंक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप कहोगे 50 + 6, क्योंकि दहाई अंक आपका 10 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे संख्या है जिसमें दहाई का अंक है a और इकाई का अंक है आपका b, तो b तो आपका एक से ही गुणा रहेगा, जबकि जो आपका दहाई का अंक है वो कितने से गुणा हो जाएगा, आप कहोगे 10 से गुणा हो जाएगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि यदि संख्या 3 1 z 5 ये 3 का एक गुणज है, 3 का मल्टीपल है, तो अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो 3 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि z एक नंबर है, तो z के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, कितने संभावित मान हो सकते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे 3 का विभाज्यता नियम। 3 का विभाज्यता नियम भी 9 के जैसा ही है, कहता है कि जितने भी अंक हैं उन सभी को आपस में जोड़ दो और जोड़ने पे वो सारे नंबर 3 से कटने चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो आपका 3 का गुणज होगा। तो यहाँ पे हमसे ये सवाल में पूछा गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3, 1, Z और 5। तो Z की जगह पे क्या क्या आ सकता है हमसे ये पूछा है। तो पहले बाकी सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 5 कितना हो गया? आप कहोगे 9 हो गया जी, यानी कि 9 3 से कट रहा है। तो यहाँ पे अगर Z की जगह पे 0 भी होता तो ये हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो एक Z का पॉसिबल मान आपका 0 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 0 के अलावा अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं, तब भी जोड़ने पे क्या आ रहा है? यहाँ पे बाकी सारे नंबर्स का जोड़ने पे 9 आ रहा है, वो तो कट ही रहा है 3 से। ये आपका 3 भी कटेगा 3 से, है ना। तो एक आपका दूसरा मान आपका 3 आ गया। अगर Z की जगह पे हम लोग 6 रख देते तब भी ये 3 से कटता, बिल्कुल कटता। और अगर Z की जगह पे हम लोग 9 रख देते तब भी ये आपका 3 से कटता। तो टोटल कितने मान हो गए? तो आपको होगी 0, 3, 6 और 9। ये चारों अगर हम लोग Z की जगह पे रख देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 3 का गुणज हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि टोटल आपके 4 संभावित मान हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि ये एक 2 अंकों की संख्या ए बी और उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या बी ए का योग सदैव किससे विभाज्य होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया सवाल है। तो मान लीजिए एक 2 अंकों की संख्या है ए और बी। तो ए बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? आप कहोगे 10A प्लस में बी लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको ए हमारे दाहिने स्थान पे है तो 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग पलटते हैं, यानी कि ए बी को हम लोग बी ए कर देते हैं, तब क्या होगा? तो हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 10B और ये आपका हो जाएगा A। कह रहा है कि अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ दे तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो चलिए जोड़ लेते हैं। 10A में एक और A जोड़ेंगे तो आपका 11A हो जाएगा, और यहाँ पे 10B में B जोड़ेंगे तो आपका 11B हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 11 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे A प्लस B। तो ये नंबर आप देख पा रहे होंगे ये किससे विभाज्य होगा? तो आप कहोगे 11 से विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या ए बी और उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या बी ए का अंतर सदैव किससे विभाज्य होता है। यहाँ हमसे योग पूछा गया है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, दोनों सवाल सेम है, लेकिन यहाँ हमसे योग यानी कि जोड़ पूछा गया और यहाँ हमसे अंतर यानी कि आपका माइनस पूछा गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस संख्या को लिखेंगे अगर ए बी को, तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे 10A प्लस में बी, है ना। इसको हमें घटाना है किससे? तो आप कहोगे 10B प्लस ए से, है ना। तो जब घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 10A प्लस में बी, ठीक है। इस माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आपका माइनस का 10B हो जाएगा और ये आपका माइनस का ए हो जाएगा। तो 10A में से एक ए घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे 9A, और 10B में से हम लोग प्लस का बी घटाएंगे तो आप क्या कहोगे? माइनस का 9B, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? आप कहोगे ए माइनस बी। तो देखिए अंतर आ गया, और अंतर किससे हमेशा जो है वो आपका विभाज्य हो रहा है? आप कहोगे 9 से विभाज्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। तो अगर यहाँ पे आपसे योग पूछे तो 11 बोलेंगे, घटा पूछे तब आप 9 बोलोगे। होपफुली आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। कहा कि अगर 10Q गुणा Q इक्वल्स टू 9Q है, जहाँ पे Q एक अंक है, तो Q का क्या क्या मान हो सकता है, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या होता है? आप कहोगे ऑप्शन वाइज चेक करना। थोड़ा सा पेन जो है वो मोटा चल रहा है, चलिए इसको पतला कर लेते हैं पेन की नोक को, ताकि चीजें जो है वो इजीली हम लोग लिख पाए। तो यहाँ पे हमने इसको पतला कर लिया है। अब चलिए इसको हम लोग एक एक करके ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यू का संभावित मान 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1 4 इंटू 4, ये कितना आ रहा है? तो आप कहोगे भाई इसको गुणा करने पे तो 56 आ रहा है, ठीक है। जबकि हमें चाहिए कितना? 9 क्यों चाहिए, यानी कि 9 और 4 चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है।
इसको चेक करते हैं 5 को, तो आपका कितना आ गया, आपको हो गया यहाँ पे हम लोग 1 और 5, 15 गुणा 5, तो कितना आना चाहिए, आपको होगी 75 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, तो आपको हो गया 9 और 5 आना चाहिए, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग 6 को रखते हैं तो कितना आ गया, आपको हो गया यहाँ पे 1 और क्यू की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है, फिर से इसको 6 से गुणा करना है, तो 16 को 6 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, आपको 96 आ रहा है, और आना कितना चाहिए, तो आपको हो गया 9Q, यानी कि 9 और Q की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, आपको हो गया 6, तो देखिए ये तो बराबर आ गया, यानी कि 96 इक्वल्स टू 96, और Q का यहाँ पे मान क्या होने वाला है, आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्योंकि हमने ये चेक करके निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके के सवाल को यही बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कहा गया कि यदि एक 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, तो इसके लिए ए बी सी माइनस सी बी ए सदैव किससे विभाज्य होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको अच्छे से उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए C आपका इकाई का अंक है, B आपका दहाई का अंक है, और A आपका जो है वो क्या है, सैकड़ा यानी कि 100 का अंक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ABC, तो ABC को कैसे लिखोगे, आप कहोगे 100A, ठीक है, प्लस में 10B और प्लस में आपका C आएगा। इसको हमको घटाना है, किससे घटाना है, CBA से। तो C हमारा इकाई का अंक है ना, तो ये आपका हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पलट दिया गया है, CBA कर दिया, तो यहाँ पे ये आपका सैकड़ा का अंक हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, आपको हो गया 100C हो जाएगा। B आपका दहाई का अंक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको हो गया 10B लिखेंगे। और उसके अलावा देखें तो A आपका इकाई का अंक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको हो गया प्लस का A लिखेंगे। है कि नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 100A प्लस में आपका 10B प्लस में आपका C, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे और माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 100C, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनस का 10B और ये हो जाएगा आपका माइनस का A। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 10B से आपका प्लस के 10B से माइनस का 10B कट गया। अब आपका क्या क्या बच रहा है, तो आप कहोगे ये आपका 100A, और 100A में से एक A घटाना है तो 99A बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100C में से प्लस का एक C घटा देंगे तो आपका माइनस का 99C बच जाएगा, है ना। तो 99 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, A माइनस C बचेगा। तो ये नंबर आपका किससे हमेशा विभाज्य होगा, तो आपको 99 से विभाज्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए। तो देखिए 2 से अगर विभाज्य है तो इकाई के अंक पे कुछ भी हो सकता है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर 5 से विभाज्य है तो या तो 0 होगा या 2 होगा, सॉरी, या तो 0 होगा या आपका 5 होगा। तो यहाँ पे दोनों से हमको डिवाइड चाहिए, है ना। तो दोनों से विभाज्य होने पे केवल और केवल 0 जो अंक है वो दोनों में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा गया है कि किसी संख्या के 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, यानी कि नंबर 11 का आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है। जब हम लोग इसको क्लास में पढ़ते थे तो इसको स्किप कर देते थे क्वेश्चन को हार्ड समझ के, लेकिन देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आसान सवाल है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो मान लीजिए एक हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर लिया आपका 1331, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के जोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक के बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आप कहोगे 3, तो कितना हो गया 4। इसी तरीके से ऊपर में भी हम लोग एक अंक छोड़ के जोड़ना शुरू करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया, आप कहोगे 4।
ठीक है। तो जब हम लोग एक एक अंक करके जोड़ना शुरू करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी, और तब अगर इसको हम लोग घटाते हैं आपस में, तो जो रिजल्टेंट है या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ये आपका उत्तर होना चाहिए। तो यही क्या है, आपका 11 का विभाज्यता नियम। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। कहा कि अंतिम अंक या तो 1 हो या 0 हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका कि सम और विषम स्थानों का अंकों का योग। सम और विषम यानी कि एक अंक छोड़ के, योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये क्या होगा आपका, यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये आपका 11 का विभाज्यता नियम है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इसके साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 14641 है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, तो कितना आ गया, आप कहोगे 6 प्लस में 1 7 और 7 प्लस 1 8, 8 आ गया आपका। यहाँ भी हम लोग एक एक अंक करके जोड़ेंगे तो आपका 8 आ गया। 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो 0 या 11 का कोई भी गुणज हो तो वो पूरा का पूरा संख्या आपका 11 से भाग हो जाएगा। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे आता है तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर अगर कोई दिक्कत आता है तब आप जो है आगे सोल्यूशन को देखिए, अदरवाइज आप अपने तरफ से पहले प्रयास करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जो कि आगामी परीक्षा सीटेट 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। बाकी चलेंगे आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11 को देखेंगे। वही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन टू द पॉइंट है, सटीक है। तो अगर आपकी आगामी परीक्षा 6 सितंबर को है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सीटेट में फुल मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है, गणित के अंदर। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि a प्लस ए प्लस ए इक्वस टू बी ए है, जहाँ पे ए और बी का अलग अलग अंक है, अलग अलग वैल्यू है। तो हमसे यही पूछा गया है कि ए और बी के क्रमशः मान क्या होंगे। ठीक है, वैल्यू पूछी है। तो इस तरह के सवाल को मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑप्शन लेके ही जो है वो चुन सकते हैं। तो चलिए एक एक ऑप्शन करके इसको ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 है। ऑप्शन नंबर ए को पुट करके देख लेते हैं। तो जहां जहां ए है वहां वहां हम लोग 5 रखेंगे, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वस टू क्या है, तो आप कहोगे बी और ए है। बी का मान कितना है, आप कहोगे ए है, और ए का मान कितना है, तो आप कहोगे 5 है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, आप कहोगे 5 प्लस 5 प्लस 5, ये भी 15 आ रहा है और ये भी 15 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करने पे हमको सही उत्तर मिल गया। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 6 से। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो आप कहोगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो आपका 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। बिल्कुल सही बात है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो आप कहोगे कि इकाई के अंक पे या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, आपका सभी अंकों का योग जो है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। तो वो कंप्लीट नंबर आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो दोनों से कट रहा हो, यानी कि जो 2 का भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो और 3 का भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो, वो नंबर हमारा 6 से भी विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो इकाई के अंक पे 5 आ रहा है, तो ये नंबर आपका 2 से नहीं जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 7 आ रहा है, तो ये भी हमारा 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही नंबर जाएंगे कि जिसके इकाई के अंक पे या तो 0 या 2 या 4 या 6 और 8 होंगे। अब देख लेते हैं बाकी के ये 2 ऑप्शंस। इसमें भी इकाई के अंक पे आपका 6 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका 2 से जाएगा और ये भी आपका 2 से जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो सभी अंकों को जोड़ते हैं।
अंक को जोड़ने पे ये आपका 6 प्लस 5 है 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18 और 18 आपका 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 6 बार में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी अगर इसको चेक हम लोग करते हैं तो 6 प्लस 5 है 11, 11 प्लस में 7 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 20 प्लस 6 आपका 26 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कटेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है। तो ये सवाल कई बार सीटेट में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आप में से बहुत लोगों को इसका उत्तर पता भी होगा, बहुत लोगों को इसका उत्तर नहीं भी पता होगा। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि सम भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक जो है ये ना ही आपका अभाज्य है ना ही आपका भाज्य है, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पे। अच्छा, अभाज्य संख्या आपको पता होगा, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटता हो, जो किसी और के टेबल से नहीं किसी और के टेबल में नहीं आता हो, किसी से डिवाइड ना हो रहा हो, वो आपका अभाज्य है, ठीक है, जिसको हम लोग भाज्य ना कर पाए, तोड़ ना पाए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द स्क्रीन। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं, आवाज को थोड़ा बेयर करिएगा। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स का मौसप यानी कि एचसीएफ क्या होता है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 7 और 8, जैसे कि मान लीजिए 15 और 16, ये क्या है, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया 24 और 25, जैसे कि आपका हो गया 56 और 57, जैसे कि आपका हो गया 65 और 66। तो देखिए, इस तरह के सवाल को तो मैं उदाहरण लेके सॉल्व करना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग इसे सटीक आंसर देख पाओगे। तो इसमें दोनों में मौसम का क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, क्या इनमें कोई नंबर कॉमन है। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मौसपा हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स है 1 से 100 के बीच। तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर की बात करें तो वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी से नहीं कटते हैं। तो ये कौन से नंबर हैं, आप कहेंगे 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 आएगा। 7 से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा, आप कहोगे 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद आपका 17 आएगा। 17 से आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा, आप कहोगे 19 आएगा, उसके बाद 23 आएगा, उसके बाद आपका कितना आएगा, आप कहोगे 29 आएगा, उसके बाद आपका 31 आएगा, उसके बाद आपका 37 आएगा, 41, 41 से आगे बढ़ेंगे तो 43, उसके बाद आपका 47, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा, आप कहोगे 53, 53 के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 59, उसके बाद आपका 61 आएगा, 61 के बाद कितना आएगा, तो आप कहोगे 67 आएगा। 67 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 71 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 73 आएगा, उसके बाद आपका 74, 75, 76, 77, 78 और 79, कितना आ गया आपका 79। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपका 83 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गिनते रहना है। उसके बाद क्या आएगा, आप कहोगे 80, यहाँ पे हमारा 9 आएगा, और उसके बाद आपका 97 आएगा। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, तो आप कहोगे कि टोटल यहाँ पे गिनते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। टोटल यहाँ पे 25 हमारी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 16 देखेंगे, जो कि हमसे कह रहा है कि दो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम संख्याओं का लॉसअप क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इनका लॉस ऑफ क्या होगा, तो आप कहोगे दोनों नंबर्स को गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर
यहाँ पे जो है हमसे एलसीएम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? आप कहोगे प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सम अभाज्य संख्या यानी कि इवन प्राइम नंबर है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो नंबर है वो सम होना चाहिए, सम का मतलब दो से भाग होना चाहिए, और वो अभाज्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो हमारा सम संख्या जो है उसमें हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। चार को देखेंगे तो चार हमारा एक सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये दो की टेबल से जा रहा है। छह को देखें तो ये दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, यानी कि ये भी आपका अभाज्य नहीं है। बाकी बात करेंगे दो से, तो इकलौता ऐसा नंबर है जो कि एक सम संख्या भी है ना, और प्राइम नंबर भी है, यानी कि किसी से कट भी नहीं रहा। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है 8 का विभाज्यता का नियम पूछा गया है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये नंबर है, लास्ट के 3 अंकों को देखेंगे और इस 3 अंक को हम लोग 8 से भाग करेंगे। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा का पूरा संख्या आपसे 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंतिम अंक 8 हो, बिल्कुल गलत है। अंतिम 2 अंक 8 से विभाज्य हो, नहीं, 2 नहीं, 3 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हमसे कह रहा है कि संख्या 1 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक अभाज्य संख्या है, तो भैया एक को हम लोग अभाज्य नहीं लेते हैं। यह एक भाज्य संख्या है, तो ये भी गलत है, एक अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा। यह ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये ना ही इसको हम लोग अभाज्य कंसीडर करते हैं, यानी कि ना ही ये कंपोजिट है ना ही ये प्राइम है। संख्या एक अपने आप में अद्वितीय है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो दूसरों से भी कटे, और यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका 2, तो ये तो आपका क्या है, आप कहोगे कि ये हमारा अभाज्य संख्या है। 2 तो किसी से नहीं कट रहा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है। तो सबसे छोटा 4 को देखेंगे तो 4 किससे कट रहा है? आप कहोगे 2 के टेबल से जा रहा है, और ये सबसे छोटा नंबर भी है इन सभी ऑप्शंस में, और वैसे भी सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। सवाल में हमसे पूछा है कि यदि 3a प्लस में 25, सवाल आपसे पूछा है कि 3a प्लस में 25 इक्वल्स टू b2, तो अंक a और b का क्या मान होगा? जहां पे a और b क्या है? अंक है। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम लोग ए की जगह पे 7 पुट करेंगे और बी की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 37, है ना, ए की जगह पे 7 रख दिया, प्लस में 25, तो 37 प्लस में 25 कितना आना चाहिए? आप कहोगे b2। b की वैल्यू क्या है? 6 है, और इसकी वैल्यू क्या है? आप कहोगे 2 है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 5 12, और ये आपका आ गया 3 और 3 6। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ 62 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको आंसर पे जाना है। तो देखते ही देखते हमने यहाँ पे 21 नंबर का सवाल भी सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन द स्क्रीन। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम यानी कि ऑड भाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। सवाल अच्छा है, चलिए चेक करते हैं इसको हम लोग। तो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पे सबसे छोटा विषम और भाज्य भी होना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 3 है, लेकिन क्या 3 किसी से कट रहा है? आप कहोगे 3 विषम संख्या तो है, लेकिन भाज्य नहीं है क्योंकि किसी और से नहीं कट रहा। अब अगला हमारा छोटा ऑप्शन 9 है ना। 9 क्या है? एक ऑड नंबर है, बिल्कुल सही बात है, विषम संख्या है।
क्या ये कंपोजिट नंबर भी है? सम्स आपका जो है वो भाज्य संख्या भी है, किसी और से भी कट रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है? तो आप कहोगे 3 से कट रहा है। यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका 9 है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमसे, दो लगातार सम संख्याओं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का मौसम क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो दो लगातार सम संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण ले लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया दो लगातार सम संख्या लेना है, तो एक हमने ले लिया 10 और एक ले लिया 12, एक ले लिया हमने 24, एक लिया हमने 26। ठीक है, एक आपका हो गया 30 और एक हो गया 32। एक और ले लेते हैं, एक हमने ले लिया यहाँ पे 45, सॉरी यहाँ पे सम संख्या कहा गया है, तो एक हमने लिया 46 और एक लिया हमने 48। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे दो है। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे दो ही कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे दो ही कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे दो ही कॉमन है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि अगर हम लोग दो लगातार सम संख्या लेते हैं, इवन नंबर लेते हैं, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक आपका दो होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरे को एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना ज्यादा बेहतर लगता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है, यानी कि 9 का मल्टीपल है, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे विभाज्य होगी? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन से। केवल 3 से, तो अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है तो वो 3 से कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल ठीक बात है। केवल 9 से, तो अगर कोई संख्या 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से भी कटेगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 और 9 दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डेफिनेटली वो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कट रहा है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बाकी 27 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि मान लेते हैं 18, 18 9 का मल्टीपल है लेकिन वो 27 से नहीं कट रहा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स लेके आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आज के 25वें नंबर सवाल को देखेंगे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि 6 के सभी हमको क्या निकालने हैं, धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे आपके 6 के, उनका योग क्या होगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि 6 के सभी धनात्मक गुणनखंड की, तो 6 किस किस से जाएगा? आप कहोगे 1 से जाएगा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और आपका 6 से भी कट रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? तो आप कहोगे 6 + 3 9, 9 + 2 11 और 11 + 1 12, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी 12 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 26 ऑन द स्क्रीन। सवाल में हमसे कहा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो दो गुणनखंड किसके होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है सम संख्या, ऑप्शन नंबर सी कहता है अभाज्य संख्या, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती हैं, जैसे कि आपका 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 27 हो गया। तो क्या इसके केवल दो ही गुणनखंड हैं? बिल्कुल भी नहीं। 3 जो ये हमारा 9 है, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 15 ये आपका 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। सम संख्याएं किसको कहते हैं? जो आपकी 2 से कट रही हो, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो क्या केवल इसके दो ही गुणनखंड हैं? बिल्कुल भी नहीं। 4 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 6 आपके 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यानी कि सम संख्याओं के भी बहुत सारे आपके गुणनखंड होते हैं, विषम संख्याओं के भी बहुत सारे गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या वो होता है जो दूसरों से कटता है ना, जैसे कि मान लेते हैं 12, तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्याओं के तो भैया कई सारे जो है वो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी से नहीं कटता, केवल एक और अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही इसके यहाँ पे गुणनखंड बनते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं a और b का
HCF गुणा LCM ज्ञात करना हो तो वह किसके बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। A प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी कहता है A माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी कहता है A गुणा बी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका A डिवाइडेड बाई बी। तो देखिए यदि दो संख्याएं हैं A और B और उनका अगर हमको HCF गुणा LCM ज्ञात करना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में गुणा कर देते हैं, जो भी इसका उत्तर आता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो हमसे इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों संख्याओं को हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक तरह का इक्वेशन था, फॉर्मूला था, इसको याद कर लेना है। अब आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 28 को देखेंगे। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिसका धनात्मक पूर्णांक खुद को छोड़ के बाकी सभी, अगर जितने भी पॉजिटिव इसके फैक्टर होंगे उन सभी को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे धनात्मक, आपका एक परफेक्ट उदाहरण, परफेक्ट नंबर हो जाएगा, संपूर्ण संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग जो है वो एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का हमसे क्या पूछा गया है, अगर हम लोग 14 के फैक्टर निकालते हैं तो क्या क्या होगा, आप कहोगे 1 होगा, 2 होगा, इसके अलावा आपका किससे कटेगा, तो आप कहोगे 7 से कटेगा, और किससे कटेगा, 14। तो यहाँ हमसे कहा गया है संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसके सभी धनात्मक आपका गुणनखंड का जो योग होगा खुद को छोड़ के, यानी कि 14 को छोड़ के, वो क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कि उसका जो है वो वही संख्या होनी चाहिए। तो इन तीनों को अगर हम लोग 14 को छोड़ दें तो 7 प्लस 2 और 1 9 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि ये एक परफेक्ट संख्या नहीं है। 28 की अगर हम लोग पॉजिटिव फैक्टर निकालें तो क्या क्या आएगा, आप कहोगे 1 से जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, और आपका 14 से भी जाएगा। उसके बाद तो ये केवल और केवल खुद से जाएगा, तो खुद का तो लेना नहीं है, बाकी सभी को जोड़ लेते हैं। तो बाकी अगर हम लोग सभी नंबर्स को जोड़े तो कितना आ रहा है, आप कहोगे 21, 25, 26, 27 और एक 28, यानी कि बाकी सबका योग आपका 28 आ रहा है, यानी कि यही क्या है, आपका एक पूर्ण संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 ऑन द स्क्रीन, जो कि हमसे कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या, अब वो 3 अंक कौन कौन से हैं, बी सी ए और सी ए बी का योग हमेशा किस से विभाज्य होता है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सी क्या है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे है, बी दहाई के स्थान पे है, और ए सैकड़ा की जगह पे। तो इस नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, आप कहोगे इसको हम लोग लिखते हैं 100A प्लस में आपका 10B प्लस में आपका C। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इस नंबर को, तो ए आपकी इकाई के स्थान पे है, सी दहाई पे है, और बी सैकड़ा पे है। तो इसको हम लोग, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इसका योग, तो तीनों नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 100B, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10C, और ये आपका हो जाएगा ए। इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपका इकाई स्थान है बी, ए इसका दहाई स्थान है, और सी इसका सैकड़ा है। तो ये जोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 100C प्लस में आपका हो जाएगा 10A प्लस में हो जाएगा आपका बी। सभी नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे इनको जोड़ने पे आपका 111A आ रहा है, यहाँ पे 111B आ रहा है, और यहाँ पे आपका 111C आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 111 कॉमन लेंगे, तो कितना बच गया, आप कहोगे A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं ऑप्शन को, तो क्या ये 11 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं। 37 से डिवाइड होगा 111, आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड होगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका ठीक उत्तर बन रहा है। 99 डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं, और 111 खुद है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा ही, यानी कि 37 और 111 दोनों जो है वो इससे भाग होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। बाकी बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वह 9 से भी विभाज्य होगी हमेशा, ये पूछा गया है। तो चलिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लें। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं जिसको हम लोग 6 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि 9 ले लेते हैं। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों नंबर क्या है, 3 से विभाज्य है।
है कि नहीं। ये आपका 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में। अब 9 से चेक कर लेते हैं इसको। क्या 6 आपका 9 से भाग होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या 9 आपका 9 से भाग हो जाएगा? हो जाएगा एक बार में। क्या 12 आपका 9 से भाग होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से विभाज्य है वो 9 से हो ही जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरह के सवाल का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लो और खुद ही चेक कर लो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 30 को जस्ट उल्टा कर दिया। कहा कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या वह 3 से भी विभाज्य होगा? तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं जो कि 9 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 27 ले लिया, 45 ले लिया, 54 ले लिया, 3 नंबर काफी है। अब जरा इसको हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। तो क्या ये तीनों नंबर 3 से कटेंगे? तो आप कहोगे 3 के पहाड़े में 27 आपका 9 बार में, 45 15 बार में कटेगा, और ये आपका कितने बार में कटेगा? तो आपका ये लगभग कितनी बार में कटेगा? आप कहोगे 3 एकम 3 और 8 यानी कि 18 बार में कट जाएगा। यानी कि सारे नंबर जो 9 से विभाज्य हो रहे हैं डेफिनेटली ये फिक्स है कि वो 3 से विभाज्य होगा ही होगा, यानी कि हाँ हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 देखते हैं, जो कि हमसे पूछ रहा है कि एक संख्या है, एक नंबर है जो कि है 3 5 ए और 6। ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ए का सबसे छोटा संभावित मान क्या है? सबसे छोटा पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं 4 की डिविजिबिलिटी कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से भाग होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, ऑप्शन में से 0 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखती हूँ तो यहाँ पे 0 6 हो जाएगा, तो ये तो 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करती हूँ, 1 की जगह पे अगर मैं 1 ले लेती हूँ, तो क्या ये 4 से भाग हो जाएगा 16? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, 4 बार में हो जाएगा। यानी कि 1 वह सबसे छोटा नंबर है जिसको पुट करने पे आपका जो है ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी देखेंगे आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 33 ऑन द स्क्रीन, जो कि हमसे पूछ रहा है ए बी गुणा 3 इक्वल्स टू सी ए बी, जहाँ पे ए बी और सी अंक है। तो ए का मान क्या है ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपका ए बी है। तो बी आपके इकाई के स्थान पे है और ए आपका दहाई के स्थान पे है। तो यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करके कैसे लिखेंगे? आप कहोगे इसको लिखेंगे हम लोग 10a प्लस में b। ये किससे गुणा हो रहा है? तो आप कहोगे 3 से, और गुणा करने पे क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सी ए बी आ रहा है। तो सी को हम लोग कैसे लिखेंगे? 100c। ठीक है, प्लस में 10a, और इकाई के स्थान पर b है तो इसको हम लोग b ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 10 को गुणा करते हैं 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 30a, प्लस में आपका हो जाएगा 3b, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा आपका 100c, प्लस में आपका हो जाएगा 10a, और प्लस में हो जाएगा आपका b। अब क्या करेंगे हम लोग? तो चलिए इसको हम लोग ए बी को एक तरफ ले आते हैं और सी को हम लोग यहाँ पे एक तरफ ले आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30a में से यहाँ पे 10a घटाएंगे तो 20a बच जाएगा, और यहाँ पे 3b में से 1b घटा देंगे तो ये आपका 2b बच जाएगा, और यहाँ पे आपका 100c हो जाएगा। ठीक है, दो हम लोग सभी नंबर्स में से कॉमन लेके आपस में काट लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 10a, यहाँ पे केवल b बचेगा, और यहाँ पे भी अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो आपका 50c बचेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब मान लेते हैं कि 10b बराबर कितना आ रहा है? आप कहोगे 50 निकालना है ए की। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग मान ले रहे हैं कि c की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, हमने माना कि इफ c बराबर 1 है तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 10a प्लस में b, ये कितना आना चाहिए? आप कहोगे 50 गुणा 1 50 होना चाहिए, है ना। अब देखिए, ये तो आपका 2 डिजिट का नंबर ही है, इसको ये दहाई पे हिस्से ना हमने इसको लिखा है 10a प्लस में b, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 50 आ जाएगी, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा था तो 10 से इसको भाग कर लेते हैं, तो कितनी बार में कट रहा है? आप कहोगे 5 बार में, यानी कि एक का संभावित मान क्या है? आप कहोगे 5 है, यानी कि सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते
हैं सवाल नंबर 4 को देखेंगे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 का अगर हम लोग गुणनखंड निकाल तो देख लेते हैं किससे कट रहा है। आप कहोगे 1, 3 और 5 से, और खुद से भी कट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। 25 का निकालें तो ये आपका 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, इसके अलावा ये खुद से जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो आप कहोगे जी 5 ऐसा नंबर है जो में आ रहा है, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 34वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है कि 4, 8 और 12 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि LCM क्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, तीनों का LCM निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, ये आसान तरीका है इस तरीके से निकालना। 4, 8 और 12, 4 के पहाड़े से आपका 1 बार में, ये आपका 2 बार में, और ये आपका 3 बार में। अब जितने नंबर से सबको गुणा कर लेते हैं, 4 गुना 2 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 दूना 8 और 8 दिया 24, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है 24 वो सही उत्तर होने वाला है। बाकी बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि कह रहा है कि यदि 100A प्लस में 10B प्लस में C में A बराबर हो C के, तो संख्या के अंकों को उलटने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अभी ये नंबर है 100A प्लस में 10B प्लस में C, जब इसको अगर हम लोग पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि अगर 3 संख्या है A B C और इसको अगर हम लोग पलट रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे C भी A हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे 100C प्लस में आपका 10B प्लस में आपका A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि A अगर बराबर हो C के, तो अंकों के पलटने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए 2 इक्वेशन आपके सामने है, एक आपका शुरू में ए है और अंत में सी है, और एक में आपके अंत में ए है और शुरू में सी है। लेकिन हमें सवाल में ये दिया गया है कि ए बराबर हो सी के, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पर सी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे अगर यहाँ पे मैं सी की जगह पर ए लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ए बराबर सी के है, यानी कि दोनों संख्याएं आपकी समान रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 37 देख लेंगे अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि राम के पास 10x प्लस में y रुपए हैं और श्याम के पास 10y प्लस में x रुपए हैं, तो दोनों के कुल रुपए सदैव किससे विभाज्य होंगे। तो चलिए पहले दोनों के पैसों को जोड़ लेते हैं। राम के पास कितने पैसे हैं, तो आप कहोगे 10x प्लस में y है। श्याम के पास कितने पैसे हैं, तो आप कहोगे 10y प्लस में x है। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ गया, आप कहोगे 11x प्लस में 11y। ठीक है, दोनों में से 11 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस वाई बचेगा। तो ये किसका गुणा हो रहा है, आप कहोगे 11 से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 38 देखेंगे, जो कि हमसे कह रहा है कि 45 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो 45 का चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 45 किस किस से कटेगा, आप कहोगे 45 जो है वो आपका अभाज्य निकालना है, यानी कि आपका 3 से कटेगा, है ना। 3 के बाद आपका 5 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो लेकिन 9 है यहाँ पे, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 9 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और 3 आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 पंचे 45, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5 जो है ये 45 का आपका अभाज्य गुणनखंड है। या फिर आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ये आपका 3 के टेबल से 15 बार में, ये फिर 3 के टेबल से 5 बार में, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5। तो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 5 और 2 दोनों से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या मस्ट होना चाहिए कि लास्ट में कम से कम एक 0 होना चाहिए, है ना। तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आपको इकाई अंक पूछा गया है तो वो आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी।
सवाल नंबर 40 देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह किन अन्य दो संख्याओं से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 41 देखेंगे। कह रहा है कि ये जो नंबर है ये किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। 4 से कट रहा है तो 4 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भी कट रहा है। क्या ये नंबर 8 से कट रहा है? तो 8 से चेक कर लेते हैं, तो लास्ट के 3 अंक को हम लोग 8 से भाग करेंगे, तो 8 दिया 24 और 8 एकम 8, यानी कि 8 से भी कट रहा है। ठीक है, बाकी क्या 3 से कटेगा? तो सबको जोड़ लीजिए, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, बाकी 2 4 और 8 तीनों से कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42 में देखते हैं अपने स्क्रीन पे, जो कि हमसे कह रहा है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो अभी हमने ठीक पहले देखा 1 से 100 के बीच, ये आपसे 1 से 50 के बीच पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 26 के बाद 29, उसके बाद आपका 31, 31 से आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 37 हो जाएगा, उसके बाद 41, 43 और 47। टोटल कितने नंबर्स हैं? तो आप कहोगे टोटल 15 नंबर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 पूछते हैं। कहा कि एक नंबर है जिसका है 2, 4 और x। ये जो नंबर है ये 9 का गुणज है, तो x की क्या वैल्यू होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो 9 का मल्टीपल कब होगा, जब सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 + 2 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 बनने के लिए किसकी कमी है? तो आपको 3 की कमी है, क्योंकि 4 + 2 6 ऑलरेडी हो चुका है। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, आप कहोगे 3 पुट करोगे तो ये 9 आ जाएगा, और फिर ये नंबर आपका 9 से कट जाएगा। तो इस तरीके से विभाज्यता का नियम है। बाकी आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 44 देखेंगे, जो कि हमसे पूछ रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का, यानी कि ऑड नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मौसम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो उदाहरण लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं उदाहरण में, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे ले लिया 11 और 13, उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया 17 और 19। ठीक है, इतना काफी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे कुछ भी नहीं एक के अलावा। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे एक ही केवल कॉमन कॉमन है। और इन दोनों में भी क्या कॉमन है? आप कहोगे कुछ नहीं कॉमन है एक के अलावा। तो अगर यहाँ पे विषम संख्याओं का मौसम पर पूछा जाए, लगातार विषम संख्याओं का, तो आप कहोगे एक। यहीं पे अगर सम संख्या होता तो आप कहते दो। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सवाल दोनों ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। हालांकि सवाल सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन छांट के आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि कंप्लीटली P/Q कॉन्सेप्ट प्लस आगामी परीक्षा तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सवाल नंबर 45 ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि संख्या 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक, है ना, एक अपना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी हम लोग अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, आप कहोगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगला कौन सा होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। उसके अगला आपका 4 का स्क्वायर 16। इसके अलावा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो हमको 100 तक पूछा गया है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे 11 का स्क्वायर निकाले तो ये 121 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ऐसी संख्याएं हैं 100 तक जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अपने स्क्रीन पे। कह रहा है सभी सम संख्याओं का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है।
तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका 4। तो यहाँ पे सभी सम संख्याओं का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। सम संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको होंगे जो 2 से कट रही हैं, है ना, वो क्या है आपकी सम संख्या है। तो 2 क्या है आपका, वो भी एक अभाज्य नंबर ही है, यानी कि सभी सम संख्याओं का सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वो 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसको हम लोग। सह अभाज्य संख्या किसको कहती हैं, तो आप कहेंगे सह अभाज्य संख्या वो है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को। 14 और 21 इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे 7, तो ये हमारा अभाज्य नहीं है। 15 20 में क्या कॉमन है, आप कहोगे 5, यानी कि ये भी एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। 22 और 33 में क्या कॉमन है, आप कहोगे 11, यानी कि ये भी आपका सह अभाज्य नहीं है। बाकी 18 और 25 को देखें तो इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहोगे इसमें कोई कॉमन नहीं है, एक को छोड़ के केवल एक ही कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेके, ऑप्शन लेके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कहा कि यदि किसी संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो नया इकाई अंक हमेशा क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। मान लेते हैं कोई भी नंबर है, उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो इकाई अंक पूछा है, तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं और उसको हम लोग 10 से गुणा करते हैं। जैसे 7 को 10 से गुणा करते हैं, 8 को हम लोग 10 से गुणा करते हैं, इसके अलावा 15 को 10 से गुणा करते हैं, इतना काफी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको हो गया 70, यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा आपका 150। तो इकाई के अंक पे क्या है, आप कहोगे 0, इकाई अंक पे क्या है, आप कहोगे 0, यहाँ पे भी इकाई अंक पे क्या है, आप कहोगे 0। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो नया इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। बाकी बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की ओर। कहा कि यदि एक 3 अंकों की संख्या जो कि 24 और x है, ये 9 से विभाज्य है, तो x का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं 9 से नंबर कब विभाज्य होगा, जब सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, है ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 0 रखते हैं तो ये आपका 240 हो जाएगा, है ना। तो क्या ये 9 से विभाज्य होगा, तो आप कहोगे 4 प्लस में 2, यानी कि ये नहीं होगा। अगर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे, आप कहोगे 4 प्लस 2 और 1 6 7, यानी कि ये भी नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, 2 रखते हैं तो 4 प्लस 2 और 2 8, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं तो 4 प्लस 3 7 और 2 9। तो एक तो आपका 3 रखने पे आ रहा है 9, यानी कि 3 जो है वो आपका होगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 4 रखती हूँ तो 4 प्लस 4 8 और 2 10, नहीं होगा। 5 रखती हूँ तो 5 प्लस 4 9 और 2 11, नहीं होगा। 6 रखती हूँ तो 6 प्लस 4 2 10 और 2 12, ये भी नहीं होगा। 7 रखूंगी तो 7 4 11 और 2 13, ये भी नहीं कटेगा। 8 रखती हूँ तो 8 प्लस 2 10 और 4 14, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 रखती हूँ तो 9 प्लस 2 11 और 4 15, यानी कि ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो केवल और केवल 3 ही आपका कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम सवाल को देखेंगे और ये पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का सवाल है, जो कि हमसे कह रहा है कि गणित में संख्याओं के साथ खेलना मुख्य रूप से किस अवधारणा को मजबूत करता है, यानी कि प्लेइंग विद नंबर्स। अगर हम लोग मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर इस चीजों को समझते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसी टॉपिक पे ये सवाल है। रेखा गणित, ऑप्शन नंबर सी कहता है सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी कहता है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका तार्किक सोच और विभाज्यता का नियम। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था, हमने कई सारे क्वेश्चन देखे जो कि विभाज्यता पे बेस्ड था, है ना। कई सारे क्वेश्चन हमने देखे जो कि विभाज्यता पे बेस्ड था, यानी कि अगर हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तार्किक सोच और विभाज्यता का नियम स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का
सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक से नंबर्स के साथ खेलना यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्द मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले क्लास के साथ। तब तक अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो क्वेश्चन को लाइक करना, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देखने के लिए। बाकी अगर कोई सजेशन भी देना चाहो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। धन्यवाद।